बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रजा। और आज के प्रोग्राम में जहां पर बड़ी हंगामा खेजी आज के दिन भी हम देखने को रहे, बहुत सारी चीज़ें बहस व तकरार और अपने अपने तई, यानी कि हर चीज़ को अपने एंगल से देखा जाता है, सियासी बुनियादों पर हर चीज़ को टेकअप किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा की आज फुल रेफरेंस था, उनका अलविदाई रेफरेंस था। उस हवाले से बात की जाए जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कुछ लेटर लिखा और जो उन्होंने इतराज़ात उठाए, जो कि अनलाइकली, मतलब अनप्रेसिडेंटेड नज़र आता है कि इस तरह इदारों के दरमियान में और इस तरह के जो जुमले और इस तरह के तबादले जो हैं वो एक बैड टेस्ट में चीज़ जाती है, लेकिन उसको सियासी एंगलिंग बड़ी दी जाती है जनाब। और किसका कौन जज है, कौन किसका जज है, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बुशरा बीबी के बाद जो गुज़श्ता रोज़ उनकी रिहाई हुई, उसके बाद अलीमा खान और इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनको भी रिलीफ मिल गया, और उनको भी अब ये भी बहस है कि क्या ये डील है, ढील है, क्यों है। तरमीम तो हो गई, तरमीम तो कोई नहीं रोक सका और तरमीम होनी थी। शायद आगे एक मजीद फैसल वाडा ने कहा तरमीम और होनी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो क्या वाकई डील होगी? अली अमीन गंडापुर के लिए भी उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें, फिर उसके बाद अगर हम देखें सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी साहब को अपनी टीम से निकाल दिया, जो लीगल टीम है खान साहब के लिए जो तैयार की गई है बानी पीटीआई के हवाले से जो बात की जाती है, तो ये अंदरूनी इख्तलाफात और फिर एक फिजा गर्म है। और अभी हमने देखा कि तरमीम के चक्कर में जो वोट पड़े ज़मीर की आवाज़ पे कहें या जो सियासी एंगलिंग हो रही है, तो उसके बाद भी कहा जा रहा है कि शो कॉज नोटिस है, उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, टिकट वापस लेंगे यानी कि वो इस्तीफे दें, या फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात की जा रही है। जैन कुरैशी के हवाले से ये बात की जा रही है और उनके वाले साहब यानी कि शाह महमूद कुरैशी जो कि एक सीजन पॉलिटिशियन है, वाइस चेयरमैन भी हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या संजानी टूल प्लाजा पे जो प्रिजन्स वैन थी, जिसमें 82 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हंगामा राई केस में अरेस्टेड लोग थे, जिसमें केपी के गवर्नमेंट के भी कुछ लोग थे, ऑफिशियल्स भी थे, उनके वर्कर्स भी थे, और उनके हवाले से कहा गया कि फायरिंग की गई। 20 से 25 अफराद ने उनको छुड़ाने की कोशिश की। जो 184 लोग थे प्रिजन्स वैन में, अब उनके साथ थे, किसके साथ थे, उस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। उस पर भी कहा जा रहा है कि ये तो हुकूमत ने एक स्टेज ड्रामा किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और मौलाना साहब ने कहा जी असल ड्राफ्ट कुछ और था और पेश कुछ और कर दिया गया, तो फिर मंजूर क्यों किया, ये भी एक सवाल आता है। और क्या मुबारकबादें और तकारीर हो रही थी। खैर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, जिसमें इस पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प भी कह दिया जाता है, फिर उसके साथ साथ डील और ढील की बात भी की जाती है, फिर एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा, दूसरे के लिए एक नुकसान की बात की जाती है, या जिसके लिए वो कहा जाता है कि सियासत की नज़र करने के हवाले से दूसरे के खिलाफ होता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और आज रेफरेंस के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ों को डिस्कस किया गया, जो फुल कोर्ट रेफरेंस था। प्रोग्राम के हवाले से आपको बताते चलें जो हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं, हमारे साथ सैयद तनसीर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर टैक्स बार प्रेसिडेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, सेनेटर भी रहे हैं। और इसके साथ साथ शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े शोला बयान भी हैं। असलम गौरी साहब तर्जुमान JUF भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं शाहिद खटक साहब की तरफ आऊँगा। शाहिद खटक साहब, कैसे देख रहे हैं, एक तारीखी मोड़ था, और ख़ास तौर पे जिस तरह एक अहम इदारा, उसके जो सरबराह है चीफ जस्टिस रिटायर हुए, दूसरे ने हलफ उठाया, और अब तरमीम के हवाले से कुछ कानून साजी और कुछ और चीज़ें भी मुतवक्की हैं, तो आप समझते हैं कि हमें इदारों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि काजी फाइज ईसा जो है वो आज रिटायर्ड हो गए हैं और आज उनका आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी देखिए, तारीख याद रखती है उन तमाम चीजों को जो आप अपने कैरियर में करते हैं। आप अच्छा करते हैं, आप बुरा करते हैं, जो भी करते हैं, तारीख का वो हिस्सा बनती है। जी देखिए, चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा के, तो इसने जितने भी इसने फैसले किए हैं ये तारीख का हिस्सा होंगे। और इसके तारीख में सबसे बदतरीन जो 4-5 कारनामे हैं, जो बैसियत जमात और तहरीक इंसाफ और बैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो इसको याद रखेगी। और मैं वो तमाम शर्मनाक जो फैसले हैं, अगर आप कहें तो मैं थोड़े से वो कौम के सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर पे इसने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान जो है वो छीना। नंबर 2, फौजी अदालतों को इसने कानूनी हैसियत दी। नंबर 3, जो हमने
जो हम जुडिशरी गए कि जी आप जो है आप अदलिया से आरओ अपॉइंट कराएं, इसने ब्यूरोक्रेट्स लगा दी रिटर्निंग ऑफिसर। इसी तरह जो ट्रिब्यूनल्स बने इलेक्शन के लिए कि जो दालदी हुई उसके जो हमने कहा कि वो रूटीन के जजेस जो रूटीन के जजेस लगते हैं उनके अपॉइंट कराए, इसने वो तमाम जजेस जो है वो ट्रांसफर करा दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया था 63A के हवाले से, इसने फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेडिंग के लिए 63A जो है ये उड़ा दिया। उसके बाद पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी हमारे हिस्से की, उसमें लार्जर बेंच ने फैसला दिया, इसने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कहा कि आप 15 दिन के अंदर जमात जो है वो ज्वाइन कर ले, वो फैसला इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जितने भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां थी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था, इसके खिलाफ इसने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने पिटिशन की थी 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, वो नहीं लगाई, इसने ना सुनी। हमने 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था, हम पिटिशन की, वो इसने नहीं सुनी। एक तवील फहरिस्त है कि जो जिधर जिधर भी हम इसके पास गए इसने मायूस किया। इमरान खान साहब ने पिटिशन की दायर की। शायद साहब इसमें ठीक है, आपने ये सारी चीजें जो आपने गुज़िश्ता हिस्ट्री है जो कुछ होता रहा आपने उसको दोहराया, लेकिन इसमें एक तासुर ये आता है कि सियासी जमात अपने फायदे के लिए जब उसके हक में चीजें आ जाएं तो वो चीज अच्छी और वो शख्स अच्छा हो जाता है। मैं माजरत के साथ मैं एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं। दूसरे अंदाज में ये होता है कि आप उसके खिलाफ हर हद तक चले जाएं और उसके साथ आपके जो मामलात हैं वो इस तरह नजर आए कि शायद वो पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन ये सियासी एंगलिंग जरूर हो सकती है। आप अगर माजी में देखें, कुछ जज ऐसे थे कि जिन्होंने पहले आप लोगों के खिलाफ फैसले दिए, उनको क्रिटिसाइज किया, फिर जब वो आपके हक में आ गए तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। तो माजी में भी तो हमने जजेस के हवाले से, आपकी जमात के हवाले से ये मामला देखे थे। जी देखिए, अगर आप जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं, इससे पहले जो जज था क्या हमने अपॉइंट कराया था या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंट कराए? तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार चौधरी की जब एपीडीएम बनी तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उनकी बहाली के लिए भरपूर जदोजहद की थी। इसके अलावा जब जिधर जिधर भी अदलिया ने कोई फैसला किया हमारे दौरे हुकूमत में, हमारे खिलाफ भी आए, हमने उन एक्सेप्ट किया उन तमाम फैसलों को। जी देखिए, अभी काजी फाइजा जो थे वो तो फरीक बन गए थे, उसने तो कसम उठाई थी कि मैं कोई भी हक और सच का फैसला नहीं करूंगा और ना हमें उनसे कोई तवक्को थी। जी देखिए, नेब तरमीम के खिलाफ हम गए कि ये एक्ट आप मंजूर ना होने दें क्योंकि करप्शन का एक रास्ता खुल जाएगा। इसने वो हमारी जो पिटिशन थी वो भी उड़ा दी, हालांकि उसमें फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का भी था, लेकिन हमने अपने फायदों को नहीं देखी। अभी अगर हम वे फॉरवर्ड की तरफ जाए तो ये जो तरमीम हुई उसके ऊपर आपने देखा कि हमने भरपूर इसकी मुखालिफत भी की, हमारे इतराजात भी थे। लेकिन अभी जो नए चीफ जस्टिस आए यहिया अफरीदी साहब, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो हम उनसे यही तवक्को करेंगे कि वो आइन की बहाली के लिए और मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे, इंसाफ होगा भी, होता भी नजर आएगा, एक और शायद भाई अदलिया को कंट्रोवर्सी से बचाएंगे और अदलिया को आगे लेके जाएंगे। मैं एक और सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा तनसीर साहब की जानिब। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आपकी हुकूमत हमने देखा जो फारिग की गई, यानी जब आप वफाक में थे, आपकी हुकूमत थी, वो जो एक रूलिंग दी गई थी कासिम सूरी साहब की जानिब से, तो अदलिया कौन सी थी और जज कौन थे जो आपके खिलाफ, जिसको आप लोगों ने वो भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि ये तो नाइंसाफी कर दी गई, कानून और आइन के खिलाफ वर्जी कर दी गई? मैं पूछना चाहूंगा वो कौन से जज थे? वो ये जो उमर पुलाता बंदियाल, जिनको हमारे साथ जोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, तो उन्होंने फैसला किया तो हमने देखे ना, उस वक्त उनका फैसला बुरा था। उस वक्त तो आप लोगों ने कहा कि जी देखें हमारे साथ तो ये किया गया, वो किया गया, उसके बाद आपके हक में हुआ तो गुड टू सी यू वाली बात आ गई। फिर क्या हमने कैंपेन चलाई उसके खिलाफ? क्या हमने तकारीर की? हमने कुछ भी नहीं किया। यही हुकूमत जो बेनिफिशियरी थे पीडीएम के, इन्होंने उमर अता बंदियाल के खिलाफ असेंबली के फ्लोर के ऊपर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, माजी में भी यही होता रहा, माजी में भी शायद भाई यही होता रहा कि हम अपने फैसले, वो कहते हैं ना कड़वा कड़वा थू थू अच्छा अच्छा हपअप, मीठा मीठा हपअप। मैं खैर आप हमारे साथ रहिएगा। तनसीर बुखारी साहब, आपसे मुखातिब हूँ।
ایک عہد جو تھا وہ ختم ہوا, دوسرا عہد شروع ہو رہا ہے, کمان میں تبدیلی ہوئی, یعنی کہ چیف جسٹس بدل گئے. اب جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جو چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے, ایون کچھ آئینی بینچز بننے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک اور ترمیم کا تذکرہ بھی کیا, اور فیصل وارڈا بڑے باخبر انسان ہیں, وہ یہ خبریں پہنچا دیتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں قرارداد بھی منظور ہو گئی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام چیز کو, یہ جو آج ٹرانزیکشن آف پاور کی بات ہوئی ہے, ٹرانسفر آف پاور کی بات ہوئی ہے, اور جس طرح فل کورٹ ریفرنس ہوا؟ تھینک یو ویری مچ عاصم. ابھی خٹک صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں اس گہما گہمی میں. کل ڈنر ہوا چیف جسٹس صاحب کا, ہم ادھر موجود تھے. آج صبح فل کورٹ ریفرنس ہوا, ہم ادھر موجود تھے. اکثر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں لوگوں سے, بعض اوقات آپ کی سپیچ جو ہوتی ہے نا, جو الفاظ کی ادائیگی سے زیادہ آپ کی باڈی لینگویج بولتی ہے. آپ جب کسی کا جسچر پوسچر دیکھتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج, اس کا چہرہ اس سے اندر کی بات کہہ رہا ہوتا ہے. اب ہوا کیا ہے, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو میجر ایک دو ایلیگیشن, اگر سیاسی ڈویژن کی ہم بات کریں تو انتخابی نشان والا کیس, مخصوص سیٹوں والا کیس. اب یہ مت بھولیے گا کہ انہوں نے اپنے فل کورٹ ریفرنس اور ڈنر میں ایک لفظ کہا تھا کہ میرے گھر میں میری ویٹو پاور میری وائف ہے. ٹھیک ہے, یہ کلپ بھی چلتے رہے, چھوٹے چھوٹے اس کے تراشے بھی چلتے رہے. ویسے تو پاکستان میں اکثریت لوگوں کی گھر کی ویٹو پاور ان کی بیگم ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قاضی صاحب کیونکہ ذرا سیدھے اور بلنٹ ہے, انہوں نے کلیئر پوری عوام الناس کو بتایا. آپ ریکال کریں, یہ پہلی ہسٹری میں 70-75 سالہ پاکستان میں کسی چیف جسٹس نے جب چھوٹا سا سوال بیچ میں میں آپ سے پوچھ لوں, جسارت کر لوں, کہ کس کے گھر میں ویٹو پاور نہیں ہوتی یہ والی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, اکثریت میں نے کہہ دیا نا, اکثریت. نہیں, اکثریت نہ کریں آپ, مکمل کہیں. ہاں اب سنیں, اچھا یہ وہ واحد چیف جسٹس تھے جنہوں نے جب اوتھ لیا نا تو ان کی بیگم سرینا عیسیٰ ساتھ کھڑی تھی. اب اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سنیے گا. آپ کے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آتے ہیں اور فل کورٹ ریفرنس میں وہ ایک سنٹینس بولتے ہیں, اس کو بے شک دوبارہ آپ چلا لیجئے گا اپنے چینل پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیسا پایا, کیونکہ انہیں بھی 5-6 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ محبت کرنے والوں کے ساتھ انتہائی محبت والے شخص ہیں, اور اگر ان کے ساتھ کچھ زیادتی کر دے تو اس کو پھر اللہ ہی بچائے گا, تو وہ بچے گا. یہ سارا کارنامہ, یہ سارا عمل, یہ جتنا کچھ ہوا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ دن مت بھولیے کہ جب ریفرنس تحریک انصاف کی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھیجا تھا. لیکن تنسیر صاحب, اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو موقف ہے وہ آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کیا؟ سر تصدیق اپ ٹو دا ایکسٹینٹ, دیکھیں میں اب بات وہ والی کر رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ, پھر بھی یعنی اس میں کڑوا سچ یہ ہے کہ جب سرینا عیسیٰ ایک ڈپٹی کمشنر کے کمروں کے باہر انتظار کر رہی تھی اور وہ واکنگ سٹک کے ساتھ چل چل کے جا رہی تھی, پھر اسی سپریم کورٹ کے ایک جج کے فرق سے قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو ان کی بریدنگ دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے. وگرنہ تو قاضی صاحب واز نو مور ایٹ دیٹ ٹائم جب تحریک انصاف نے ان کے خلاف. منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا اور اس میں جو لینگویج تھی کہ چھوٹا اور گھٹیا کام, اب میں نہیں سمجھتا کہ ججز, اور وہ بھی سپریم کورٹ جیسے اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ججز کے لیے یہ چیز موضوع ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. یعنی کہ ایک کھل کے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جس میں انہوں نے ایک اپنے جو الائنمنٹ تھی وہ بتا دی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر, اس کے اوپر بار کونسلز نے بھی ریزرویشن کی ہیں. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا فل کورٹ ریفرنس میں نہ آنا, اینول ڈنر میں, فیئر ویل ڈنر میں نہ آنا جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ ان کا دل دکھا ہوگا کہ آئی واز دا سینئر موسٹ جج. 4 ججز تھے جس میں جسٹس عائشہ بھی تھی, منیب بھی تھے. ایسی بات بھی نہیں عاصم, ایک دبنگ جج ہیں, لرنڈ ہیں, علم رکھتے ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, ان کی رپورٹڈ ججمنٹس بڑی کلاس کی ہیں. اچھا ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ تینوں دوست ہیں, اطہر من اللہ جسٹس جو ہیں آپ کے یحییٰ آفریدی اور آپ کے منصور علی شاہ, ایک ہی چیمبر کے دوست ہیں. وکلا تحریک کے بعد یہ سٹیپ ان ہوئے آپ کی جوڈیشری کے اندر. تو اب جو مرضی کر لیں کہ یہ جب یحییٰ آفریدی صاحب کا قرآن نکل آیا, کیونکہ اب آپ کی 26ویں ترمیم ہو گئی, اب آپ کے پارلیمان کو اختیار مل گیا, اب وہ اپنے اختیار کے تحت جسے کہتے ہیں وہ آگے سے بھی ججز نامینیٹ کریں گے. اور مزید کچھ ترامیم ہیں موجود ہونی, ابھی اور کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے خبر دی ہے اگلی ترمیم بھی آنے کو ہے, اگلی ترمیم بھی آنے کو ہے. ابھی آپ کا یہ آئینی سفر
دوبارہ سے سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ریفریش ہوا ہے. اور جہاں تک ہے پیپلز پارٹی نے تو اپنا بڑا مثبت کردار ادا کیا. اچھا, میں نے آپ کی پروگرام میں جب یاد کرے بلاول زرداری کراچی کراچی بار میں انہوں نے خطاب کیا تھا, تو بلاول زرداری صاحب نے ایک لفظ کیا تھا, بھٹو زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں ظلم کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں جب یہ کہا گیا نا کہ ہمارا جج آ رہا ہے, ہمارا بندہ آ رہا ہے. That's my point. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ آرمی چیف کو کہتے ہیں ہمارا آرمی چیف آ گیا, ہمارا جج آ گیا, تو یہ تو انسٹیٹیوٹس کو ملائن کرنے والی یا ان کو الائن کرنے والی بات ہو جاتی ہے. ان چیزوں نے بیسیکلی نقصان دیا عدلیہ کو بھی. اب آ کے دیکھیں میری بات سنیں, مقننہ آپ کی عدلیہ, آپ کی ایگزیکٹو, یہ سارے مل کے یہ ٹریکوٹمی آف پاور ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے جی, تینوں ستونوں کی بات کی جاتی ہے. اب رشتے آ کے عاصم تو نام نہیں دیں گے نا. ٹھیک ہے, میں تنصیر صاحب میں گزارش کروں گا, ہم نے وقفہ لینا ہے, میں اس کے بعد وقفے کے بعد شاہد خٹک صاحب کا رپلائی لوں گا. ایک اور ایشو کے اوپر ہمیں جوائن کریں گے ترجمان JUF اسلم غوری صاحب بھی. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں شاہد خٹک صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو سنجانی ٹول پلازا کے اوپر پریزن وینز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 184 پریزنرز تھے, 3 وینز تھیں, اور 20 سے 25 لوگوں نے اٹیک کیا, جس میں 82 ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کے رہنماؤں کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ جی یہ سٹیج ڈرامہ ہے, اور مخاطب کیا گیا آپ کے شیخ وقاص اکرم نے IG اسلام آباد اور انٹیریئر منسٹر کو کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو توڑوا کے اور خود بھگانے کی کوشش کی اور یہ ڈرامہ رچایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ایسا کیوں کرے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ جی جو ہمارا موقف تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی آ گیا, ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہے پارٹی کے شیخ وقاص صاحب, ان کا بھی اس حوالے سے بڑا واضح موقف آ گیا ہے. جی دیکھیں, یہ اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے پری پلان کرایا ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کسی ایسے مسئلے میں ڈال دیں کہ جس سے ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز کی زندگیاں جو ہیں وہ مزید خطرے میں بڑھ جائیں. یہ دیکھیں, جیل سے لے کے آنا, جیل واپس لے کے جانا, یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. اور آپ ایسا کریں کہ اس واقعے کی اگر جب تفصیلات سامنے آئیں گی ڈیٹیل, تو ان کو کون سے راستے سے لے کے گئے, کون سے راستے سے واپس لے کے جا رہے تھے, جب یہ تمام چیزیں حقائق سامنے آئیں گی تو آپ کو بھی اندازہ لگ جائے گا. باقی جی دیکھیں, 9 مئی سے لے کر آج تک تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کو پکڑا گیا, ان کے گھروں کے اوپر چاپے مارے گئے, ان کے گھروں کے اوپر پولیس ریڈ ہوئے, ان کے گھروں کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا. کیا کبھی بھی تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان میں وہاں پہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں تمام کے ساتھ کوآپریشن کی گئی ہے, باوجود اس کے کہ ہمارے لیڈرشپ اور ورکرز کو پکڑا بھی گیا ہے. تو بالکل یہ ایک ڈرامہ ہے, ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے. تو جب قوم کے سامنے حقائق آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا. جی, حقائق کے انتظار میں آپ لوگ بھی بیٹھے, لیکن قبل از وقت نہیں تھا کہ جو بیانات فوری طور پر آپ کی قیادت کی جانب سے بھی یہ واقعہ ہو رہا تھا یا ہوا, اور فوری طور پر کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شیخ وقاص اکرم جیسے بیان دے رہے ہیں, اور جس طرح گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ آئی وٹنس ہے, وہاں پہ کھڑے سے ہو کے کمنٹری کر رہے ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. جی ابھی ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو سوشل میڈیا کے اوپر ہے, کہ جس طریقے سے پولیس والے آرام سے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور وہاں سے لڑکے آئے ہیں ماسک پہنے ہوئے, وہ پتھراؤ کر رہے ہیں, اور ایک لڑکا اس نے پسٹل کے ذریعے فائر شروع کر دیتا ہے, اور ہے بھی ٹول پلازے کے قریب ہے جو کلپ ریکارڈ ہوا ہے, جو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے. آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس نے کلپ لانچ کیا, کس کی طرف سے آیا, یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے نا. جی دیکھ لیں تو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, تو جس نے بھی بنایا ہے اس میں چہرے واضح ہیں, کچھ نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو پکڑ کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور باقی رہی بات اس واقعی کے حوالے سے, جی دیکھیں ہمارے 2 MPs اور ہمارے کارکنان ہیں, تو اگر ان کو کچھ بھی ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب پولیس اور وہاں کی حکومت کے اوپر عائد ہوگی. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ جیل لے کے جا رہے تھے عدالت سے, تو ان کو سیکورٹی فراہم کرنا, ان کو تحفظ فراہم کرنا, یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. نہیں, میرا سوال ابھی بھی شاہد بھائی وہیں پہ ہے, اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ ریفریز کرتا ہوں کہ جو قیادت کی طرف سے اور ایک دم ویڈیو پیغام اور یہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں, ابھی حقائق آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تفصیلات نہیں آئیں, ٹھیک ہے, ان کا بیان ایسے آ رہا ہے کہ جیسے وہ آئی وٹنس ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ بڑا حیرت انگیز بات ہے.
अगर आप मीडिया के कैंपेन उठा के देख लें, जियो न्यूज, समा, 4-5 चैनल, तो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को साथ इन चीजों को जोड़ रहा था, तो क्या तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था? तो इन्होंने भी तो फौरन तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर डाल दिया कि तहरीक इंसाफ के मुंतशिर कारकुनान जो है उन्होंने पथराव किया, तहरीक इंसाफ के साथ इन चीजों को जोड़ा जा रहा था। तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। जब तक वाकई की तमाम तफसीलात सामने ना आती तब तक इन चीजों के ऊपर ना करते। अभी जी इन्होंने कहा कि जी किसी के मिनिस्टर के बेटे को पकड़ लिया, 2-3 औरों को बीच में डाल दिया। ये देखिए, इनके पास भी तो कोई एविडेंस नहीं था। तो जब तक इस चीज की तमाम तफसीलात ना आती तब तक इन चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए था। जी तंसीर बुखारी साहब, ये वाकया मैं आपकी तरफ टॉस करता हूँ, यही सवाल कि अभी वाकया हो रहा है और अभी खबर आनी शुरू हुई तो बयानात क़यादत की जानिब से ऐसे आए जैसे वो आई विटनेस हैं, जबकि अभी तक वो खुद शाहिद साहब कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास हकाइक सारे नहीं पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसको? ये आसिम, यही तो अलमिया है ना। आपके पिछले 10 से 12 सालों में जो सियासत के हालात बने हैं ना, ये इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि मुल्क अपना सही रास्ते पे चलेगा और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के दोस्त भी इसको रियलाइज करेंगे। जैसे खट्टक साहब कह रहे हैं कि वो अभी खुद इस चीज पे अपडेट नहीं, लेकिन आपकी मीडिया मुहिम शुरू हो जाती है दोनों साइड पे। वो कह रहे हैं कि दूसरे चैनल्स, उन्होंने कहा उसका जवाब हमने दिया है, वो ये कह रहे हैं कि दूसरी साइड से भी चैनल्स थे जो मखसूस हैं, वो एंटी पीटीआई नैरेटिव लेके चलते हैं और उन्होंने ये काम किया। और अच्छा, ये सच है। हमारे तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी दोस्तों को ये खबर नहीं होती कि ये सोशल मीडिया चैनल किस मुल्क कहां से बैठ के कौन चला रहा है। नहीं, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया के इन्होंने नाम लिए हैं, जिन चैनल्स के इन्होंने नाम लिए हैं। सोशल मीडिया के तो मैं भी बिलीव नहीं करता। तभी तो मैंने कहा कि ये किसने लॉन्च की और कैसे वीडियो आई जो पथराव और फायरिंग की आ रही है। मैं बात करूं जो इन्होंने कहा, शायद खट्टक साहब ने, चैनल्स के नाम लेके। अच्छा, अब मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि देखिए, पता है बात क्या, मीडिया की जिम्मेदारी, मैं अक्सर आपसे कहता हूं, बेलगाम मीडिया ही तो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके आया है। हमने यही देखा है कि रिपोर्टिंग के नाम के ऊपर और नंबर 1 के नाम के ऊपर और अजीबो गरीब खबर लॉन्च करने के लिए, पहले लाने के लिए, वो रेस अभी तक खत्म नहीं हो पाई। जबकि काफी हद तक पेमरा ने कवानीन में सख्ती भी की है। आपको वो वक्त भी याद होगा जब मुशर्रफ दौर में बम धमाके होते थे, तो इसी मीडिया ने, जिसे कहते हैं, लोगों के चीथड़े उड़े हुए दिखाए, लोगों की लाशों के टुकड़े दिखाए। तो फिर उस वक्त ये लॉ बना और उन्हें कहा गया कि खुदारा ये कैमरे उधर ना लेके जाओ, जिनके प्यारे दुनिया से चले गए ये ना करें। तो अभी क्या है कि अभी सियासी चीथड़े उड़ते हैं, कोई वैन के ऊपर अटैक हुआ है, पता ही नहीं है कि ये दहशतगर्दी का कोई अटैक है या ये प्री प्लान कोई अटैक है या ये पॉलिटिकल कोई अटेम्प्ट थी या ये अनारकी फैलाने के लिए था या क्या मकासद थे। उसके बगैर जिसे कहते हैं एकदम से, जिसे कहते हैं वो रिपोर्टिंग ले आना, वो गैर जिम्मेदाराना काम है और पेमरा को इसके ऊपर इसका नोटिस लेना चाहिए। अगर देखें, फेक न्यूज के नाम से लेजिस्लेशन तो हो गई है ना, अगर इस न्यूज में से कुछ नहीं निकलता और अब जो नैरेटिव बिल्ड करके बना दिया गया और बता दिया गया, वाकया तो हुआ। देखिए तंसीर साहब, वाकया तो हुआ आईजी इस्लामाबाद की तरफ से भी, और जो हमारे बहुत सारे ऐसे डेजिग्नेटेड लोग हैं जो कि बड़े ताकतवर लोग हैं, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रजिस्टर्ड किया, उसके बारे में रिंडोर्स किया उन्होंने। वाकया हुआ है और वाकये की फुटेज भी आ रही है, उसके हवाले से दिखाया भी गया चैनल्स पे। लेकिन जो नैरेटिव हुआ उसके बाद बिल्ड, अब दोनों साइड से अगर हम बात करें तो ये भी एक मसला है। मैं खुशामदीद कहता हूँ असलम गौरी साहब को, तर्जुमाने JUIF के। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आवाज कम है बहुत जी, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? आपकी आवाज आ तो रही लेकिन बहुत कम है। अच्छा, आपको मेरी आवाज पहुंचेगी मेरे ख्याल से, कोशिश। जी अच्छा, असलम गौरी साहब ये बताइएगा कि आज ये भी जिसे कहते हैं ना सरफेस पे ट्रैवल कर रही है न्यूज के, मौलाना साहब ने कहा है कि जो असल ड्राफ्ट था वो कुछ और था, जो मंजूर हुआ वो कुछ और था। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ऐसा वो उन्होंने जो कहा है वो उससे थोड़ा सा मैं आपको सियाक़ उस वक्त बता दूं जी। जो हमसे तय किया था उसमें से 2-3 चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा डाली हुई थी, जो हमें एंड टाइम पे जब पता चला तो हमने उसके जो सेनेट के इजलास से कबल ही कामरान मुर्तजा साहब ने आजम नजीर तारिक साहब से मुलाकात करके वो चीजें निकलवा दी थी। उनका कहने का मतलब ये था कि हमसे जो मशवरा किया गया, जो बात हुई, उसके बाद ड्राफ्ट और तैयार करके वहां ले गए, लेकिन वो फिर हमने ठीक करवा दिया था। जिसको हमने वोट दिए वो वही ड्राफ्ट था जिसको हमने फाइनल किया था, जिसको हमने वोट किया है। अब इस स्टेटमेंट को जिस तरह सरफेस पे लाया गया तो इससे मुराद तो ये हुई कि धोखा किया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले आप ये कमिटमेंट तो आपने की है, जो को डाल दिया बीच में, अगर हमने ना देख तो निकल जाते फिर ये भी तो मुश्किल। तो ये तो धोखा हो जाता है, यानी कोशिश की गई थी। हर बंदा चीज तो नहीं पड़ता। ये तो बाई द वे सेनेट था और सेनेट में सारा ड्राफ्ट कामरान मुर्तजा ने बनाया हुआ था
तो इसलिए हमें आसानी हुई सेनेट में पहले, वरना कौमी असम्बली होती तो शायद हमारे पास वहाँ ऐसा वकील नहीं था जो हमें मुश्किलात होती वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइमली आप लोगों ने प्रियम्प्ट किया इस चीज को और आप लोगों ने इस चीज को रोक लिया, वरना ये हो जाता एक रवानी के अंदर चीज। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो कमांड की तब्दीली हुई है, हमने चीफ जस्टिस के जो आज उनका लास्ट रेफरेंस था उनके एजाज में दिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, आप समझते हैं कि इस तरमीम के बाद अब जो कुछ इंसाफ मिलने के हवाले से बात की जा रही थी, अवाम को मिलेगा, आईनी बेंचेस अलग बन जाएंगी, आप समझते हैं कि अब ये स्मूथ सेलिंग प्रोसेस शुरू हो गया? और एक और तरमीम का भी अंदिया दिया है फैसल वाडा ने, और ये कहा जा रहा है कि शायद कोई और भी तरमीम आने वाली है, तो क्या आप उसमें भी हिस्सा बनेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आज आप कह रहे हैं कि चीफ साहब तब्दील हुए हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम अपने अपने मुफाद से हर चीज को देखते हैं। अब हम सियासतदानों ने, एक पार्टी ने काजी फाइज ईसा को इतना उठाया कि उस बेचारे को मुतनाज़ा कर दिया, दूसरी पार्टी ने मंसूर साहब को इतना उठाया कि उनको मुतनाज़ा कर दिया। तो मामला इस हद तक आगे चले गए कि काजी साहब ने तो जाना ही जाना था, लेकिन मंसूर साहब को भी जाना पड़ा। अब सूरत ये है कि हमसे तो किसी भी सतह पे ये मुशावरत नहीं जाने का क्या मुराद? अभी मंसूर साहब तो उम्रे पे गए हैं ना, अभी तो उनका ना रिजाइन के हवाले से कोई इत्तला आ रही है, ना ही कोई ऐसी खबर आ रही है। सॉरी चीफ नहीं बन सके, चीफ नहीं बन सके, ठीक है, चीफ नहीं बन सके। अब सूरत ये है कि हमसे तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हुई थी। हमसे हमेशा जब भी बात हुई हमने यही कहा था कि ये जो आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इससे 25 करोड़ आवाम को फायदा होना चाहिए, ना किसी शख्स को होना चाहिए, ना किसी रिटायर होने वाले को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ना किसी आने वाले का रास्ता रोका जाए, और ना हुकूमत को फायदा होना चाहिए, ना किसी अदारे को फायदा होना चाहिए, ये अवामी होना चाहिए। और इसी पे हमारी बहस हुई और इसी पे हमने कंसेंसस से 56 क्लासेस में से 22 क्लासेस थी गवर्नमेंट की जिनको एक्सेप्ट किया और 5 क्लासेस हमारी थी जो उसमें हुई। तो पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये चीज जो भी आए हैं, अपना याजा साहब आए हैं, ठीक है, इनका रिकॉर्ड माशाल्लाह ठीक है और हमें इन पे मुकम्मल एतमाद है और हम समझते हैं कि अदलिया में गैर मुतनाज़ा भी हैं और ये अच्छा रोल अदा करेंगे बाकी जजों को साथ लेके चलने का, और कौम को सही तरफ हम लेके बढ़ेंगे और इंसाफ मिलेगा मेरी कौम को। इस मकसद के लिए सब कुछ किया गया है। और जो अंदिया दिया जा रहा है एक और तरमीम का, वो मेरा अगला सवाल था। दूसरी तरमीम का बात यह है कि ये आज एक हवा में फेंका है इन्होंने, वो वाडा साहब ने मार्केट में एक चीज फेंक देते हैं और उन्होंने फिर उसके बाद रद्द-ए-अमल लेते हैं कि रद्द-ए-अमल क्या है। ये अक्सर ये होता रहता है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई अमेंडमेंट आती है और हम उस पर गौर खोज करेंगे, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट में वो चीजें हैं जो हमने 26वीं अमेंडमेंट में रिमूव की हैं और वो कोई 27वीं अमेंडमेंट में आती है तो बिल्कुल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। उसका हम मज़ाहमत भी करेंगे और उसके लिए रुकावट भी पैदा करेंगे। मैं शाहिद खटक साहब की तरफ आऊंगा। शाहिद खटक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी असलम गौरी साहब की, एक और अमेंडमेंट की बाज़गश, क्योंकि फैसल वाडा साहब जो पेशन गोई करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होता है, और वो आपने देखा गुज़िश्ता 2 दिनों से इमरान खान साहब की बहनें और उनकी एहलिया जो हैं उनकी रिहाई की खबर आ गई और ये डील और ढील की भी बात की जा रही है। कहीं ना कुछ मामला तय हुए क्योंकि आईनी तरमीम तो हो गई। अब भी मुझे बताइएगा कि आगे आने वाली तरमीम अगर कोई मुतवक्को है अगर, तो उस पर आप लोग क्या रद्द अमल देंगे? और दूसरा ये कि ढील और डील की बात हो रही है, इसमें क्या राज है? जी देखिए, पहली बात ये कि तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। हमने इसकी भरपूर मुखालिफत भी की है और जितना पॉसिबल था हमने कोशिश की, लेकिन चूंकि जिस तरीके से तरमीम कराई गई, लोगों को उठाया गया, लोगों को लोटा बना के उनसे वोट डलवा के उसके बाद ये तरमीम मंजूर कराई गई। जी देखिए, अगर ये लोटाफेसी वाला इशू ना होता तो मैं 100% आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने इस तरमीम के हक में वोट नहीं देना था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि कुछ हमारे पार्टी के लोग टूट गए थे और कुछ मौलाना फजल रहमान के अपने पार्टी के लोग सेनेट में और कौमी असेंबली में टूट गए थे। तो उनको पता था कि अगर मैं ना जाऊं तो भी इन्होंने तरमीम करानी है, लेकिन जो चीजें वो गेन कर सकते थे पॉसिबल, वो उन्होंने गेन किया। बहुत सी चीजें इसमें उन्होंने रिमूव कराई जो हमारी रिकमेंडेशंस थी, अपोजिशन जमातों की रिकमेंडेशंस थी, तो उस पर सबने मिलकर काम किया। लेकिन जो अगली तरमीम की बात कर रहे हैं, तो तरमीम जब आ जाएगी तो अंदाजा लग जाएगा कौम को भी, आपको भी, सबको भी। जी देखिए, सब चाहते हैं कि पूरे का पूरा निजाम जो है
ये लपेट में आ जाए और ये बादशाह कायम करने के चक्कर में है। लेकिन इस बादशाह के खिलाफ अगर हम वोटों के लिहाज से इन चीजों की मुखालिफत नहीं कर सकते, हमारे पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक अदालतों का और दूसरा पुरअमन एहतजाज का। तो हम एहतजाजों की तरफ ही जाएंगे और हम रिजेक्ट करेंगे अवामी तौर पे इन चीजों की। बाकी जो फैसल वाडा हैं, हम इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते तहरीक इंसाफ उनको, अगर आप लोग सीरियस लेते हैं तो ये आप लोग। लेकिन पेशन गोइयां तो उनकी दुरुस्त साबित हो रही हैं, जो भी खबर छोड़ते हैं उसका नतीजा निकल के सामने तो आता है। लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा, गौरी साहब भी आप हमारे साथ हैं, तनसीर साहब भी आप हमारे साथ रहिएगा। हमने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा पे खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ वन टुनाइट में। तनसीर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, तनसीर साहब आप हमारे साथ ही हैं, और ये बताइएगा कि हम इसको सियासी नौयत के हिसाब से जाते हैं, जजेस के हवाले से, इदारों के हवाले से हम अपने ऐनक, सियासी ऐनक लगा के चीज़ों को देखते हैं। आप समझते हैं कि हम किसी भी इदारे को, चाहे मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, चाहे मैं अदलिया की बात करूं या ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, तो यहाँ पे हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में, और अब कुछ ज़्यादा है जब से सोशल मीडिया की एक हाइप बनी और वहाँ पर झूठी सच्ची खबरें खासतौर पर ज़्यादातर झूठी होती हैं, उनको फ्लोट किया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस चीज़ को रोकना कितना ज़रूरी है? जी आसिम, देखें, कोई हमारी अदालती तारीख कोई इतनी अच्छी तो है नहीं, नो डाउट, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई वाकयात और कई चीजें। हाँ, एक बात जरूर है, काजी साहब ने जाते जाते ये जरूर कहा कि हमारे सामने दो पार्टीज होती हैं, एक के हक में फैसला होता है, एक के खिलाफ होता है। अब पार्टीज, क्योंकि ये जो आईनी बेंचेस पे भी एतराजात किए गए थे वो इसीलिए थे, उसके पीछे सोच ही यही थी कि आपका मेजर सुप्रीम कोर्ट का जो असल काम है वो उसका हर्ज हो जाता था, और आपके ये सियासी और आईनी और ये मुकदमात ज्यादा वक्त खा जाते थे। मैं इसको रिफ्रेज करूंगा तनसीर साहब, मैं इसको रिफ्रेज करूंगा। हम टेलर मेड कोर्ट्स तो नहीं बना सकते ना। आप खुद सीनियर जज हैं, सॉरी लॉयर हैं, आप समझते हैं कि जजेस को आप अपने मफादात के लिए अगर आप एक ऐनक से देखना शुरू हो जाएं और सोशल मीडिया पे कंपेनिंग शुरू हो जाए, तो आपको लगता ये नहीं है कि फिर टेलर मेड कोर्ट्स बना दी जाए, हर हुकूमत आएगी अपने मर्जी की कोर्ट बनवाएगी और फैसले ले लेगी, अपनी मर्जी के कोर्ट्स बनाएगी। अच्छा, इसका एक और जरा आप थोड़ा, आपका मैं जाविया चेंज करता हूँ आसिम। एक मुल्क के अंदर हमारे पार्लिमानी नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है, इलेक्शन वो फॉर्म 47 के हों या वो आपका वो RTS बैठ जाए, तो अलमिया हमारा शुरू दिन से है। एक हुकूमत आती है, एग्जीक्यूटिव कहलाता है प्राइम मिनिस्टर, वो कोई काम करने लगता है तो पहले तो एस्टेब्लिशमेंट के कू होते थे, अब माजी में हमने देखा जुडिशियल कू होने लग पड़े। इफ्तिखार चौधरी की मिसाल आप दे रहे हैं, बात यानी आपके सामने है यार ये मिसाल। अभी मैं ये कहता हूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त है अपोजिशन में। एक लम्हे के लिए सोचे, इस मुल्क की बदकिस्मती तो रही है ना कि आज हुकूमत वाला दूसरे दिन जेल में होता है, जेल वाला आके हुकूमत में बैठ जाता है। एक लम्हे के लिए ये सिनेरियो फिर चेंज हो गया। तो मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ, मैं आपसे इधर शर्त लगाता हूं और चैलेंज करता हूं, इस तरमीम का एक कोमा भी वो चेंज अगर कर गए तो मुझे आप कहिएगा, ठीक हो गया। इसी तरमीम को वो लेके चलेंगे और इसी के तहत वो नॉमिनेट करेंगे जजेस को, इसी के तहत वो आईनी अदालतों का बेंच बनाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। सिर्फ मसला ये है कि आप इसको मुस्बत ऐनक से अगर देखें, हाँ ये जरूर है कि अदलिया की मदाखलत, अदलिया में मदाखलत अगर पार्लिमान की तरफ से इस सेंस में आई कि हमारी मर्जी के फैसले करो, तो वो एक खतरनाक अमल है। लेकिन इसका मुस्बत जो व्यू है वो ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसने 5 साल सर्व करना है कौम को। वो सड़कों के वादे, डैमों के वादे, बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उसके रास्ते में हर्डल ना आए। अगर वो नाकाम होता है तो आप देखें कि उसको अगली दफा 0 वोट मिले, उसे 0 वोट मिले, उसे उसको ना परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ठीक है। में क्या है आसिम, यूके में एक लेबर पार्टी जीतती है, नहीं डिलीवर करती, दूसरी पार्टी आ जाती है, जो अच्छा काम करती है वो 2 टेन्योर लगा लेती है। इसी तरह अमेरिका में, इसी ऑस्ट्रेलिया में, खुदारा इस मुल्क को किसी तरह डेमोक्रेटिक वे पे चढ़ने दें कि कोई तो हो। मैं अक्सर कहता हूं, एहतसाब ब्यूरो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसी एहतसाब ब्यूरो के नए नाम नैब के अंदर वो जकड़े गए थे। ये मत सोचें कि ये कानून उन्होंने अपने लिए बनाया है, ये कानून कौम के लिए बनाया। उसको सैफुर रहमान ब्यूरो भी कहा जाता था। मैं शाहिद खट्टक की तरफ आना चाहूंगा। शाहिद साहब,
आपने कहा कि जी जितना आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स लगा के इलेक्शंस करवा दिए, आरओज की जगह ब्यूरोक्रेट्स, आप लोगों का इतराज था, जरदारी साहब ने, इमरान खान साहब गिरे थे, उनके कानों में जाके कहा था कि जी ये तो आरओज इलेक्शन थे, इफ्तिखार चौधरी ने मिल के ये काम किया, बल्कि जरदारी साहब ने इस चीज को हवा दी और इमरान खान साहब ने टेकअप किया था। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स लग गए जजेस की जगह, जुडिशरी की जगह, तो आप लोगों को उस पर भी इतराज है। लेकिन अभी इस वक्त आपकी जमात के अंदर जो सिचुएशन है उसका मुझे बताइएगा कि इख्तलाफात की हद यहाँ तक आ गई है कि धड़ेबाजी बनना शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि शायद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तैयारी हो रही है। जी देखिए, एक तो आपकी आवाज कट रही थी तो मैं ज्यादा सवाल आपका नहीं सुना, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जी देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आरटीएफ और फॉर्म 45 और 47 का एक बहुत अलग ही कंसेप्ट है। जी देखिए, आरटीएस बैठा, हमने असेंबली के फ्लोर के ऊपर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ऑफर की उस टाइम की अपोजिशन को, आज की हुकूमत को, कि अगर आपको इतराज है और हल्कों के ऊपर तो आप बताएं, हम आपको खोल के देंगे वो तमाम हल्के जहाँ पे आपके इतराजात हो। लेकिन उन्होंने कोई हल्का नहीं दिया कि ये खोल के दे दे। नंबर 2, जी देखिए, ये कह रहे हैं वकील साहब के जमहूरियत को आगे दे और जो परवान चढ़ने दे। जी देखिए, जमहूरियत तो इसको कहते हैं कि जो आवाम जिस जमात को इक़्तिदार में लाए, जिस जमात को वोट दे, उसी का हक है कि वो हुकूमत बनाए। ये फॉर्म 47 के जरिए जाली असम्बली है, जाली मैंडेट है इनके साथ, और इस जाली असम्बली से इन्होंने तरमीम पास कराई। तो ना इसको तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है, ना इसको पाकिस्तानी कौम तस्लीम करती है। दूसरा, आपकी जमात के अंदर जो मामलात हैं उसको कैसे देखेंगे जी? धड़ेबंदी तो उसमें भी शुरू हो गई है, आप ही के लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, बिक रहे हैं, तशद्दुद हुआ, जो भी हुआ, व्हाटएवर। उसके बाद अब सुनने में यह आ रहा है कि ग्रुप्स अलग बनने शुरू हो गए हैं और अगली तरमीम तक शायद किसी को इस तरह, अगर आप लोगों के बकौल उठवा लिया गया, अगवा कर लिया गया, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी देखिए, पहली बात कि तहरीक इंसाफ हर सियासी जमात में होती है, हर सियासी जमात में होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसको फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान जरूरी थी। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और हर बंदा चाहता है कि मैं जमात को सर्व करूं, मैं इसको लीड करूं, तो तहरीक इंसाफ में हर किसी को लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा लीडर है कौन, कमांड कौन कर रहा है। अभी तो बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो आगे इसको लीडरशिप की क्वालिटीज में अपनी माहिराना क़यादत देंगे। तहरीक इंसाफ में एक ही लीडर है जो उसका सरबराह है, इमरान खान उसका नाम है। हम तमाम की तमाम क़यादत जो है वो इमरान खान की। शाहिद साहब, मैं आगे बढ़ूंगा, वक्त थोड़ा कम है, मैं असलम गौरी साहब की तरफ जाऊंगा। गौरी साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के हवाले से हमेशा शिकवा रहा है कि पार्लियामेंट को काम नहीं करने दिया गया, परफॉर्म नहीं करने दिया गया, आप इत्तेफाक करते हैं तनसीर साहब की बात से कि 5 साल जो इंतखाब होने के बाद हुकूमत आती है उसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मौका तो मिलना चाहिए, होता भी इसीलिए है और इससे खबर मिले भी हैं। मुस्लिम लीग नून को भी 5 साल मिले हैं और चाहे वो शाहिद खाकान साहब की शक्ल में मिले हों, पूरा किया है, और पीपल्स पार्टी ने भी पूरा किया है यूसुफ रजा गिलानी के दौर में, चाहे वो की शक्ल में हों। लेकिन बात यह है कि अब जब आप इलेक्शन इस हद तक रिगिंग कर देंगे कि वो इलेक्शन नहीं कहलाएगा, और नजर आ रहा है, हर बंदे को नजर आ रहा है रिगिंग होती है कि जब हम अपने हल्के में जाते हैं, हर आदमी को, सहाफियों को, हर किसी को पता होता है किस एरिया में किसके लोग हैं, कौन से वोटर हैं, हमें एक एक घर का में पता होता है अपने हल्के का, और लोग तबसरे कर रहे होते हैं कि फलां पार्टी की ये पोजीशन है। लेकिन जब रिजल्ट एकदम रात को रुक जाता है और फिर अचानक तब्दील हो जाता है, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉर्म 45 में और जीत रहे हैं, 47 में और जीत रहे हैं। इससे लंबी मिसालें हैं हमारे पास। मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल खां के जिस हल्के से हारे हैं कौमी असम्बली से, उसके नीचे जो एमपीए हमारे जीते हैं, उनके वोट मौलाना के वोट से 1 गुना ज्यादा, यानी उनके मौलाना साहब के अगर 60,000 है तो उनके तकरीबन 85,000 के करीब वोट है। तो नीचे एमपीए वही किताब के निशान पे तो 85,000 वोट ले, ऊपर फजल रहमान 60,000 वोट ले रहा है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो हल्का किसका था, जीतने वाले कौन थे, ये भी तो देखे ना आप। जी, वो डेरा इस्माइल खां के हल्के की बात है, जितने वाले तो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं जी। तो कहने की बात यह है कि ये इस तरह से जब इलेक्शन होगा तो आदमी को नजर आता है क्या हो रहा है। मैं इस तरह बहुत सी मिसालें कराची में, सिंध में आपको इतनी लातादाद मिसालें दे सकते हूँ जिसमें क्लियर कट जीते हुए लोग को घर बिठा दिया गया। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर 5 साल पूरे करने वाली बात ना करें। ऐसे लोगों के साथ यही होता है
कि अब हुकूमत नहीं की तो आप हाल चाह ये रहे है हैं कि अलीमीन गंडापुर साहब जो है उनको उतार दिया जाए, उनका तो हल्के से आप समझ रहे हैं कि वो तो मैं सिर्फ 37 एक वाले। अली अमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर अच्छा, रहा आप हूँ, उस मैं हल्के की सिंध की भी बात कर रहा हूँ, अच्छा। सिंध में आपके कंदकोट कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंध में शिकारपुर की बात कर रहा हूँ, कराची के हल्कों की बात कर रहा हूँ, आप बलूचिस्तान के हल्कों की बात कर रहा हूँ, ज़ियारत के हल्के की बात, अपने पर लातगाल हल्के मैं आपको नहीं पूछ के बता सकता, पंजाब में भी कुछ हल्के में बता सकता हूँ। ठीक तो है। हम किसी एक शख्स की एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स शफाफियत, को जो- आपका मकसद ये कहने का कि शफाफ इलेक्शन हो तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जिस मुतनाज़ होना इलेक्शन ही के इसी ऊपर, मकसद- होना तो ही- ये होना ही सियासी इसी मकसद के लिए। अदम इस्तेहकाम जो है वो इसी तरह जू का तू नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका, शाहिद खटक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तनसीब बुखारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।